हेलो एवरीबॉडी। मैं आप सभी को आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या में प्रमेय 1.4 को सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रमेय क्या है। तो हमारा प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करेंगे और मान करके चलेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें हम लोग यह सिद्ध कर देंगे कि हम लोग जो माने थे, क्या माने थे, परिमेय जो माने थे वह गलत माने थे। और गलत माने थे तो इसका सीधा तात्पर्य होगा कि अगर परिमेय नहीं है तो ये √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को सिद्ध करके। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो यानी √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, जहां q क्या होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि q के स्थान पे अगर हम लोग 0 डालते हैं तो p/0 यानी क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए q क्या हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तथा p और q सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या। तो हम लोग पहले, सबसे पहले सअभाज्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सअभाज्य संख्या हम लोग वे सभी संख्या को कहेंगे जिसका कि HCF क्या निकले, 1 निकले। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे लेकर समझते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं 6 और 7। 6 और 7 का जब हम लोग क्या करें, HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 6 और 7 का HCF क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो यानी हम लोग क्या कहेंगे, 6 और 7 क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी जिन संख्या का HCF 1 निकले वह संख्या क्या कहलाएगा, सअभाज्य निकालेगा, कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए 6 और 7 क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और जितनी भी सअभाज्य संख्या होता है वह पूर्णांक होता ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, q बराबर p/√2। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, और √2 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग का, q जो है क्या है, q क्या है, सौभाज्य है। सौभाज्य है तो यानी पूर्णांक है, इसीलिए q क्या है, q एक पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक है। q पूर्णांक है तो इसीलिए क्या होगा, q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या का वर्ग पूर्णांक संख्या ही होती है। इसीलिए q एक पूर्णांक संख्या है तो q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या। अब q
स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, यह किनके बराबर है, पी स्क्वायर बाय 2, पी स्क्वायर बाय 2 के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा 2 भी एक पूर्णांक होगा। पी स्क्वायर बटा 2 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अगर पी स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है तो क्या होगा कि 2 से पी स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जाता होगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो यह कभी पूर्णांक हो ही नहीं सकता है। इसीलिए पी स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगा, पी स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर बटा 2 क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक तभी हो सकता है जबकि पूरा पूरा भाग जाता होगा। तो पी स्क्वायर 2 से क्या होगा, पूरा पूरा भाग विभाजित होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या से अगर विभाजित हो, किसी भी संख्या का वर्ग अगर अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो उस संख्या का वह संख्या भी क्या होगा, उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। यानी जैसे हम लोग मान लेते हैं 3 का वर्ग निकालें, क्या हो जाएगा 9, और यह कोई भी अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो यह किससे, कौन सा अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, 3 से कट रहा है। तो अगर इसका हम वर्ग किसका निकाले थे, 3 का, तो यानी 3 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी कहने का तात्पर्य है किसी संख्या का वर्ग अगर किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या भी क्या होगा, उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगी। इसीलिए P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि P बट्टा 2 बराबर K, जहां K पूर्णांक है। क्या है, K क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जहां K क्या है, पूर्णांक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। P को K बटा 2 को K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2K, P बराबर क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। अब क्या करते हैं, P का मान कितना हो गया, 2K। तो इस मान को क्या करते हैं हम लोग, इस मान को क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें भर देते हैं। ठीक है, तो P का यहां लिखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो P का मान कितने हैं 2k, तो समीकरण 1 हम लोग का यहाँ पे है Q स्क्वायर बराबर P का मान कितना है 2k, तो P के जगह में हम लोग क्या करेंगे 2k को भर देंगे, बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा क्या है 2, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर, बट्टा हो जाएगा 2, 2 से 4 में भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यह 2 जो k में गुणा के रूप में है, इस 2 को इधर भेज देंगे, यहाँ गुणा के रूप में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर बट्टा 2 बराबर k स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं पलट लेते हैं, क्या हो जाएगा k स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बट्टा 2, चूंकि k एक क्या है पूर्णांक है, k एक क्या है पूर्णांक है, यहाँ पे हम लोग माने थे कि k क्या है पूर्णांक है, k अगर पूर्णांक है तो इसीलिए k स्क्वायर भी एक क्या होगा पूर्णांक होगा, क्या होगा एक पूर्णांक होगा। k स्क्वायर यदि पूर्णांक है, k स्क्वायर क्या है एक पूर्णांक है, तो k स्क्वायर किसके बराबर है Q स्क्वायर बट्टा 2 के बराबर है, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा एक पूर्णांक हो जाएगा, इसीलिए Q स्क्वायर बट्टा 2 भी एक पूर्णांक होगा, Q स्क्वायर बट्टा 2 भी क्या होगा एक पूर्णांक होगा, Q स्क्वायर बट्टा 2 एक पूर्णांक है, यानी 2 से Q स्क्वायर में क्या होगा पूरा पूरा भाग जाता होगा, तभी क्या है एक पूर्णांक है, अगर 2 से Q में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो क्या होगा Q कभी पूर्णांक हो ही नहीं सकता है, इसीलिए 2 से Q स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जाता होगा, इसीलिए Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या है 2 से Q स्क्वायर क्या है 2 से विभाजित है, और हम लोग जानते हैं किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग जब अभाज्य संख्या से विभाजित हो, क्या हो अभाज्य संख्या से विभाजित हो, तो वह संख्या भी क्या होता है उस अभाज्य संख्या से विभाजित होता है, यानी Q स्क्वायर जब 2 क्या है अभाज्य संख्या है, Q स्क्वायर जब 2 से विभाजित होता है तो यानी Q भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, इसीलिए Q भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, Q भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी। यहाँ हम यह देखते हैं कि P भी 2 से विभाजित हो रही है और Q भी 2 से विभाजित हो रही है। ठीक है, दोनों ही क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है ना, यानी P और Q दोनों में 2 क्या है उभयनिष्ठ है।
ठीक है, यानी दोनों का गुणनखंड में क्या होगा, 2 आ रहा है। ठीक है, यहां लिखेंगे, यहां P और Q दोनों 2 से विभाजित है। दोनों क्या है, 2 से विभाजित है। दोनों अगर 2 से विभाजित है तो यानी कहने का तात्पर्य यह है P और Q क्या होगा, दोनों सौभाज्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सौभाज्य उन्हीं संख्याओं को कहेंगे जिनका HCF क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे तो हम लोग का क्या है, 2 से विभाजित है, यानी इसका HCF क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यानी हम लोग का जो है क्या हो गया, मान्यता गलत साबित हो गया। यानी P और Q, P और Q, P और Q सौभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। ठीक है, P और Q क्या है, सौभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। इससे विरोधाभास से हम लोग यह साबित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इन प्रोसेस की सहायता से हम लोग क्या किए, इसको सरलता पूर्वक सिद्ध कर दिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, उदाहरण 9। उदाहरण 9 में हम लोग का सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हम लोग पिछला सवाल सिद्ध किए परिमेय 1.4 में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार इस सवाल को भी सिद्ध करेंगे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या √3 एक परिमेय संख्या है, यानी √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, क्योंकि हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q क्या होता है, कभी भी 0 नहीं होता है, तथा P और Q सौभाज्य संख्या है। सौभाज्य संख्या बताए थे आप लोगों को कि वे संख्या जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, वे सभी संख्या क्या कहलाता है, सौभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। Q बराबर हो जाएगा P/√3। अब क्या करते हैं, दोनों
तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो Q का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और P का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर, और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग करने पर क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, √3 का वर्ग करने पर रूट खत्म हो गया तो क्या बच गया, 3। चूंकि Q क्या है, एक सौभाज्य संख्या है। सौभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। जितनी भी सौभाज्य संख्या होगा वह सभी का सभी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो Q क्या है, Q एक पूर्णांक संख्या है। Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो Q अगर पूर्णांक संख्या है, इसीलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या का वर्ग, क्योंकि पूर्णांक संख्या का वर्ग पूर्णांक संख्या ही होती है, इसीलिए Q एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए Q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। अब Q स्क्वायर अगर पूर्णांक संख्या है तो Q स्क्वायर किसके बराबर है, P स्क्वायर बटा 3 के बराबर है। अगर P स्क्वायर बटा 3 के बराबर है Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। यानी इसीलिए P स्क्वायर बटा 3 भी एक पूर्णांक संख्या होगी। P स्क्वायर बटा 3 भी एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या होगा। और P स्क्वायर बटा 3 एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि P स्क्वायर क्या है, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। अगर 3 से अगर पूर्ण रूप से P स्क्वायर विभाजित नहीं होगी तो कभी भी यह क्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या है, P स्क्वायर बटा 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए P स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, P स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर P स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगी, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग अगर अभाज्य संख्या से, क्या, किसी संख्या का वर्ग अगर अभाज्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है, तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे कि 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 49 अब जिस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा तो यह 49 किससे विभाजित होगा, 7 से। ठीक है, तो 7 से 49 अगर विभाजित होगा तो यानी 7 से यह 7 भी क्या होगा, विभाजित होगा। यानी जिस संख्या का वर्ग निकालते हैं वह संख्या का वर्ग अगर जिस संख्या से विभाजित होगा अभाज्य संख्या से, वही अभाज्य संख्या से वह संख्या भी क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, यानी P स्क्वायर का वर्ग अगर 3 से विभाजित होगी तो P भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या कि P बाय, अब करते हैं क्या कि हम लोग P बट्टा
3 p/3 बराबर k मानते हैं। अब करते हैं क्या कि हम लोग कि माना कि p/3 बराबर k, ठीक है, जहां k जो है पूर्णांक है, k क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, p का मान जो है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, p का मान रखना है, तो p का मान क्या है, 3k, यानी यहाँ हो जाएगा q² बराबर p के जगह में हम लोग क्या रखना है, 3k, तो p के जगह में क्या हो जाएगा, 3k² है, तो स्क्वायर बट्टा कितने हैं, 3 है, 3, ठीक है। अब q², 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, k का स्क्वायर करेंगे k² बट्टा 3, खत्म। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, q², ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे q² बराबर, कै बार में भाग लगा था, 3 बार में, तो 3k²। अब ये 3 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागे, यानी q² बट्टा 3 बराबर k²। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पलट लेते हैं, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पलट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा k² बराबर q² बट्टा 3। हम लोग क्या किए थे, k को क्या माने थे, पूर्णांक माने थे, k को क्या क्या माने थे, पूर्णांक माने थे। चूंकि लिखेंगे यहाँ, चूंकि k एक पूर्णांक है, क्योंकि k क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए k² भी एक पूर्णांक होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होता है, k क्या है, पूर्णांक है, तो k का वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, कि k क्या है, पूर्णांक है, और k किसके बराबर है, q/3 के बराबर है, q²/3 के बराबर है, तो यानी q²/3 भी क्या होगा, यानी q²/3 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्या होगा, q²/3 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। q²/3 एक पूर्णांक है, इसका सीधा तात्पर्य होता है कि 3 से q² में पूरा का पूरा भाग लग रहा है, क्योंकि यह एक पूर्णांक है। अगर 3 से q² में पूरा भाग नहीं लगता तो यह पूर्णांक होगा ही नहीं। अगर 3 से q² में पूरा भाग नहीं लगेगा तो यह क्या होगा, पूर्णांक होगा ही नहीं। इसलिए q² 3 से पूर्णतः विभाजित है, या होगी, क्या होगा, q² 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और हम लोग यह जानते हैं कि किसी संख्या का वर्ग
अगर किसी अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, यानी उसमें भी भाग लगेगा। इसीलिए Q भी 3 से विभाजित होगी। इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगी। यहां हम देखते हैं कि P और Q दोनों 3 से विभाजित है। दोनों क्या है? 3 से विभाजित है। हम लोग क्या माने थे कि यह सभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या माने थे? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या है यानी इसका मौसो क्या है? 1 है, यानी मौसो 1 है तो दोनों में किससे भाग लगेगा? 1 के सिवा किसी से भाग नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ? दोनों किससे विभाजित हो रही है? 3 से, यानी 3 से भाग लग रहा है यहाँ। तो यानी हम लोग जो माने थे बिल्कुल क्या माने थे? गलत माने थे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः P और Q सभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हमारी मान्यता क्या होगी? गलत साबित होगी, क्योंकि P और Q दोनों 3 से विभाजित हो रही है। 3 से विभाजित हो रही है यानी इसका HCF क्या होगा? 3 होगा। जबकि हम लोग मान के क्या चले थे? P Q क्या है? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या है यानी इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या निकल के आया हम लोग का? यह 3 से विभाजित हो रही है। तो पूरा का पूरा जो हम लोग माने थे, क्या माने थे? √3 को परिमेय संख्या माने थे। तो यह क्या माने थे? गलत माने थे, ठीक है। इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई, क्योंकि दोनों क्या है? 3 से विभाजित है, सभाज्य संख्या है ही नहीं। अतः √3 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है। यह हम लोग विरोधाभास से सिद्ध कर दिए, ठीक है। ये अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हुए देखते हैं उदाहरण 10। उदाहरण 10 में हम लोग का सवाल है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से अभी हम लोग पीछे के सवालों को हल किए, उसी प्रकार इन सवालों को भी हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 5 माइनस √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या कहेंगे कि 5 माइनस √3 बराबर जो होगा क्या होगा? 5 माइनस √3 बराबर जो होगा P/Q। Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 तथा
P और Q पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या माने हैं, 5 माइनस रूट से एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तो सिंपल क्या होगा, यह P बाई Q के रूप में लिखा जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीनिंग लेस हो जाएगा, इसीलिए Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हुए, ये 5 प्लस में है, समीकरण के दूसरे साइड जैसे ही इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -√3 बराबर P बट्टा Q, या +5 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अब इस माइनस को भी हम लोग क्या करते हैं, बराबर के उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -P बट्टा Q, या माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या देगा, +5, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q अगर पूर्णांक है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि P और Q पूर्णांक है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, P और Q पूर्णांक है, माने हैं कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा। तथा 5 भी पूर्णांक है, 5 भी क्या है, पूर्णांक है। हम लोग देख रहे हैं क्या, 5 भी क्या है, पूर्णांक, यानी P Q और 5 सभी का सभी क्या है, पूर्णांक है। अगर सभी पूर्णांक है तो हम लोग क्या कहेंगे, यह सभी क्या है, परिमेय संख्या होगा, ये है ना। इसीलिए -P बटे Q +5 एक परिमेय संख्या हुआ। सभी पूर्णांक है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या हुआ, ये टोटल क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अगर ये परिमेय संख्या हो गया, ये √3 किसके बराबर है, इतना के बराबर है, तो इसका मतलब यह कहेंगे अगर परिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे √3 भी एक परिमेय संख्या हुआ। √3 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले ही सवाल में अभी सिद्ध किए थे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जबकि √3 एक अपरिमेय, जबकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हमारी मान्यता गलत साबित हुई। हमारी मान्यता क्या हुई, गलत साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, √3 परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ जो माने हैं वो क्या माने हैं, गलत माने हैं। इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अगर हम लोग जो माने हैं वह गलत है तो विरोधाभास से क्या हो जाएगा, या
अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हम लोग को यही प्रूव करना था और इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर दिए। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण 11 देखेंगे। उदाहरण 11 में हम लोग का सवाल है, दर्शाइए कि 3 गुने √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को भी हम लोग उसी प्रकार हल करेंगे। लिखेंगे कि माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने √2 बराबर P/Q। Q क्या होगा? कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होगा, क्योंकि Q अगर शून्य हो जाएगा तो इसका जैसे ही Q के जगह में शून्य होगा तो P/0 यानी क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग लेस हो जाएगा। इसीलिए Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तथा P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसका हल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √2 बराबर 1/3 गुना P/Q। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। यानी P और Q क्या है? चूंकि लिखेंगे हम लोग, चूंकि P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक है। ठीक है। P और Q अगर दोनों पूर्णांक है, इसीलिए 1/3 गुने P/Q एक परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? 1/3 गुना P/Q एक परिमेय संख्या हुआ। क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है तो यह क्या हो जाएगा? 1/3 गुना P/Q क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। अगर यह परिमेय संख्या है, ठीक है, 1/3 गुने P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह किसके बराबर है? √2 के बराबर है। तो इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या हुआ। √2 भी परिमेय संख्या हुआ। क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या इसके बराबर क्या है? √2। तो परिमेय संख्या के बराबर जो रहेगा तो भी क्या होगा? परिमेय संख्या। यानी √2 भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत साबित हुई। अगर हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे कि 3 गुने √2 एक, और यहाँ पे अपरिमेय लिखा गया था, यहाँ परिमेय होगा। जो हम लोग माने थे कि 3 गुने √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो यह क्या हो गया साबित? गलत माने थे।
तो इसका सीधा तात्पर्य हुआ कि 3 गुने √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 3 गुने √2 एक अपरिमेय संख्या है। रूप यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवालों को अच्छी तरीका से जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जितने भी सवाल को कवर किए उससे संबंधित जो भी सवाल होगा आप लोग पूरा कोशिश कीजिएगा बनाने का। नहीं बनेगा तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग उसको हल करेंगे, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।